हेलो बच्चों, फिर से हम लोग आ गए एक और नई वीडियो के साथ जो है बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। और जो हमारा आज का जो हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है बिजनेस बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। ठीक, और आप लोग को जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे वो भी आप लोग को लगवा दिए हैं। आप लोगों के अच्छे से जितने ज़्यादातर का आप लोग कमेंट करेंगे या आप लोग मांगेंगे, आप लोग को हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ चैनल पे भी मिलेंगे। और आज जो हम करने वाले हैं इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन है। इसमें से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन चांसेस हैं कि आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। और आज फर्स्ट पार्ट में कम से कम मैं कोशिश करूंगी जितने क्वेश्चन करवा सकूं, और जितना ज़्यादा आप लोग रिस्पॉन्स देंगे इस वीडियो पे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चंस कैसे हैं क्या नहीं। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जब आंसर दें मेरे से पहले एक बार दीजिए और अपने मार्क्स नोट डाउन करते रहिएगा साथ ही साथ, ताकि आप लोग को भी पता चल सके कि आप लोग कितनी तैयारी कर चुके हैं और कितनी आपकी अभी बाकी है। ठीक, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमी इज। आप लोग का टॉपिक ही यही है, सब्जेक्ट ही यही है, क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही यही पूछ लिया है कि उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है। ऑप्शन ए सोशल वेलफेयर, ऑप्शन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, ऑप्शन सी प्रोग्रेस ऑफ नेशन, ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव। आपको पता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स किस चीज में डील करती है? वो मेनली डील करती है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। सिर्फ सोशल वेलफेयर से रिलेटेड नहीं है कि सिर्फ मैं सोशल वेलफेयर करूं, बिल्कुल नहीं। बिजनेस का मतलब ही क्या है कि आप किसी चीज में लगा रहे हैं तो आप चाहते हैं ना कि पैसा मिले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिजनेस इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज, बिजनेस इकोनॉमी को और किस नाम से जाना जाता है वो पूछ रहे। ठीक, यानी ये क्वेश्चन भी चांसेस है, क्यों? क्योंकि आपके टॉपिक से डायरेक्ट टॉपिक से क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमी, सेकंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी, थर्ड पॉजिटिव इकोनॉमी, एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। ठीक, आप लोग साथ ही साथ चेक करते चलिएगा कि आप लोग सही लगा रहे हैं कि नहीं, कितने आंसर आप लोग के भी सही हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन इज, क्या होगा? इसका मतलब जो होता है उसका मीन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? क्या? और ऑप्शन में हम देख सकते हैं हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लीस्ट वन रिसीव द बेस्ट इट इज, डिफाइंड इट। यहाँ एक डेफिनेशन दी है। क्या दी है डेफिनेशन? अर्लीस्ट वन रिसीव द बेस्ट इट इज, किसने डिफाइंड किया है? कहाँ पे डिफाइंड हुआ है? ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेकंड है इकोनॉमिक कॉस्ट, थर्ड है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। यहाँ पे आप स्टेटमेंट से इतना तो समझ गए कि जितनी जल्दी तुम्हें चीज मिलेगी उतना जल्दी तुम बेहतर काम कर सकोगे। तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द चेंज इन टोटल ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन इट्स डिटरमाइन। क्या है भैया? वो क्या चीज है? उसकी डिटर्मिनेशन करो। एक यूनिट के चेंज होने से क्या चीज बदल जाती है? और वो एक यूनिट क्या है जो चेंज करती है? वो क्या है? आपने सुना होगा मार्जिनल के बारे में। किसके बारे में? मार्जिनल के बारे में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? करेक्ट। क्या है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इकोनॉमी इज द बेस्ट डेफिनेशन एज, किस तरीके से डिफाइन किया गया इकोनॉमी को बेस्ट? ठीक, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन, हाउ पीपल मेक मनी एंड प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट। ठीक, ऑप्शन बी मेकिंग चॉइस फ्रॉम एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, अगला मेकिंग चॉइस विद
अनलिमिटेड वांट्स बट फेसिंग अ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक। ऑप्शन डी, कंट्रोलिंग अ बजट फॉर हाउस होल्ड्स। इकोनॉमी का और तरीका क्या है जिससे बता सकते हैं कि सबसे बेस्ट डेफिनेशन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इकोनॉमी में हमने इतनी चीजें पढ़ी, उसमें सबसे ज्यादा चीजें क्या होती हैं कि हमारे पास जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड, उनकी कोई लिमिट्स नहीं है। बट रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, स्केयर है, कम रिसोर्सेज है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि इकोनॉमिक है क्या, ठीक, इकोनॉमिक्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड state of technology, various combination of goods that economic can produce represent by, ठीक। इन्होंने क्या क्या चीजें दी है यहाँ आप देख सकते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद टेक्नोलॉजी, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन दिया है किसमें, गुड्स में, तो उसको किसके थ्रू आप रिप्रेजेंट करवाएंगे। आपने पढ़ा होगा पीपीसी कर्व के बारे में, आईसी कर्व के बारे में, और भी जो कर्व्स हैं उनके बारे में। तो इनमें दोनों में से कौन सा कर्व है जो ये दोनों चीजें दिखाता है। पीपीसी कर्व क्या है, जो सेट ऑफ टू गुड्स को क्या करता है, शो करता है एक साथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व, ठीक, पीपीसी का फुल फॉर्म भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इकोनॉमी इज, इकोनॉमिक्स क्या है, अभी मैंने बताया था आपको, किसी भी चीज की स्टडी किसकी स्टडी करते हैं हम लोग, चॉइस और स्केर्सिटी की स्टडी जो करते हैं, ठीक। यहाँ देखते हैं ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल मैच होता है, क्या है, द स्टडी ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस इज नोन एज इकोनॉमिक्स। मिलाते चलिएगा आप लोग आंसर कि कितने आप लोगों के आंसर करेक्ट हो रहे हैं, कितने नहीं करेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में 3 प्रॉब्लम्स थी जो हमने पढ़ी थी, हाउ, व्हाट और हुम, ठीक, ये 3 प्रॉब्लम थी। देखते हैं वो तीनों प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि नहीं। पहली प्रॉब्लम जो दी है, देखते हैं, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, ये है। नेक्स्ट, हाउ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ये भी है। फॉर होम गुड्स आर प्रोड्यूस एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, ये भी है। बट जो लास्ट वाला है, व्हाट डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स में नहीं आता। तो यानी क्या है कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, द नीड फॉर स्टडी फॉर इकोनॉमिक्स अराइव बिकॉज, किस लिए नीड पड़ी हमें कि इकोनॉमिक्स की हम स्टडी कर सके, किस लिए, रिसोर्सेज जो हमारे थे वो स्केयर थे, इस वजह से कि रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज, इस वजह से कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अगर हम ध्यान देते हैं तीनों चीजों की वजह से हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करने की रिक्वायरमेंट पड़ी। पहली क्या कि रिसोर्सेज क्या थे हमारे पास, स्केयर थे, ठीक। और दूसरी कि जो भी रिसोर्सेज थे उनके अल्टरनेटिव यूजेस कैसे करें उसके बारे में जानने के लिए। और हमें ये भी पता है कि हमारे एज ए ह्यूमन बीइंग के तौर पे हमारे जो वांट्स है वो क्या अनलिमिटेड है। इस वजह से इन तीनों कारणों से हमें क्या इकोनॉमिक्स की स्टडी करने का मेन पर्पस पता चला था कि हम इस वजह से कर रहे हैं। यानी क्या इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंडिकेट किसके बारे में पूछ रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। A unit of money obtained by today is worth more than a unit of money obtained in future. Option A, a unit of money obtained today is worth less than a unit of money obtained in future. Option number B. Option number C, there is no difference in value of money obtained today and tomorrow. Option D, none of the above. अब इसमें किसके बारे में पूछा है, टाइम वैल्यू मनी के बारे में। तो इसका सीधा सा आंसर होगा जो आज आपने मनी की है वो कितनी ज्यादा है एज कंपेयर टू किसके, मोर देन द यूनिट ऑफ मनी ऑब्टेन इन फ्यूचर में कितना करेंगे उससे ज्यादा। तो यानी यही है क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इकोनॉमिक क्वेश्चंस अराइव बिकॉज वी, क्यों अराइव होते हैं, क्या जरूरत पड़ती है। ऑप्शंस देखते हैं, want more than we get, ठीक, want more than we need,
ठीक। वी हैव एन अबेंडेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये तो बिल्कुल नहीं है। वी हैव लिमिटेड वांट्स दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड, बिल्कुल नहीं। वांट्स क्या है हमारे, ज्यादा है एज कंपेयर किसके, नीड्स के। जितनी हमारी नीड्स नहीं है उससे ज्यादा हमारे वांट्स है, दैट्स व्हाई इकोनॉमिक क्वेश्चंस क्या होते हैं, अराइव होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज। लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, वो बताता है कि जो प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन है वो कैसा होता है, इनवर्स होता है। अगर प्राइस किसी चीज की बढ़ रही है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर वही प्राइस घटता है तो डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम यही पढ़ेंगे और वही पूछ रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड के बीच का कैसा रिलेशन दिखाता है, इनवर्स। कैसा, इनवर्स। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मैच करते चलिएगा आप लोग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट as we consume more and more unit of a commodity, the utility derived from each unit goes on। लॉ ऑफ किसके बारे में का है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। जब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हुए चलते हैं, तो उस केस में पूछा है कि जो यूटिलिटी होती है वो कहाँ जाती है। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। वो यूटिलिटी इंक्रीज होती है, कि डिमिनिश होती है, कि रिमेन सेम होती है, या नन ऑफ द अबव। तो उस केस में हमारी जो यूटिलिटी होती है, जब आप कोई भी चीज क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे मोर एंड मोर, तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। मान लीजिए आपको भूख लगी थी 4 रोटी की, आपने पहले 4 खाई, फिर आपने उसके बाद अब कहा कि 4 खा ली और मेरे को थोड़ा सा खाना है, तो आपने कहा तीसरी खाओगे, तो 3 तो और आपने खा ली, पर क्या हो गई आपकी यूटिलिटी क्षमता, वो क्या हो गई, कम हो गई। तो वो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिमिनिशिंग। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की, द शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज ड्यू टू चेंज इन। जो डिमांड कर्व होता है हमारे पास, उसमें जो भी ये कर्व में चेंजेस आते हैं, इधर से उधर कहीं भी जाता है, वो क्यों जाता है, वो किसके कारण। ऑप्शन है इनकम ऑफ कंज्यूमर, ऑप्शन बी प्राइस, और ऑप्शन सी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, या फिर ऑप्शन डी बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इनकम ऑफ कंज्यूमर की चेंज की वजह से भी, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी जब चेंज होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो शिफ्ट होता है, कभी राइट साइड में तो कभी लेफ्ट साइड में, कभी अपवर्ड तो कभी नेक्स्ट। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, सही है, यानी कि बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिचुएशन वेयर द कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन गिव इनकम एंड मार्केट प्राइस। वो कौन सा पॉइंट है, पहला प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम, सेकंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थर्ड इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट फोर्स, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसमें अगर आप देख रहे किसके सेटिस्फैक्शन की बात की गई है, कंज्यूमर के मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बात की गई है। तो कौन सा पॉइंट होता है जिसमें कोई कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाएगा, जब उसकी इनकम और मार्केट प्राइस सब मिल जाए, तो वो क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The demand of commodity which is backed by purchasing power and willingness to spend money। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। इफेक्टिव डिमांड, बजट लाइन डिमांड, इनडिफरेंट कर्व, या ऑप्शन डी पोटेंशियल डिमांड। ऐसी कौन सी कॉमोडिटी है जिसकी डिमांड क्या हो जाए, बाय बैक हो जाए बाय परचेजिंग पावर और विलिंगनेस टू स्पेंड मनी करने की वजह से। तो वो क्या है, वो जो है उसका वो है पोटेंशियल डिमांड। कैसी है, पोटेंशियल डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द गुड्स हैविंग इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे आप किसकी इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, किसकी इलास्टिसिटी की, कितनी ज्यादा, वो ग्रेटर देन 1 वाले केस में पूछ रहा है। तो ग्रेटर देन 1 के केस में आपको पता होना चाहिए इलास्टिसिटी के 5 फैक्टर्स है। पहला 0, फिर -1, फिर +1, फिर इनफाइनाइट, ऐसे करके। ठीक, तो ये किसके पूछा है, ग्रेटर देन 1 और वाले में। ठीक, +1 से ऊपर।
जब कोई +1 से ऊपर है यानी ऐसा गुड जो क्या हो, लग्जरियस गुड। कैसा गुड, लग्जरियस गुड। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए लग्जरियस गुड, ऑप्शन बी नेसेसरी गुड, ऑप्शन सी इंफीरियर गुड, ऑप्शन डी गिफन गुड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अभी मैंने बताया आपको, लग्जरियस गुड्स। ठीक, वो क्या होंगे, इलास्टिसिटी से ग्रेटर देन 1 की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द गुड्स हैविंग इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 0, किसके बराबर, इक्वल टू 0, यानी ऐसे गुड जो हमारे लिए क्या है, नेसेसरी गुड्स हैं, 0 के बराबर क्या है, ना ऊपर ना नीचे, बीच के लेवल के, वो क्या हो जाएंगे, नेसेसरी गुड्स। ऑप्शन ए है लग्जरियस गुड, ऑप्शन बी है नेसेसरी, ऑप्शन सी है इंफीरियर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज आल्सो नोन एज। ठीक, पॉइंट मेथड, आउटले मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, परसेंटेज मेथड, ये हमारे पास ऑप्शन दिए हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है पॉइंट मेथड। ठीक, जिसके थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। फॉर द लॉ ऑफ डिमांड द assumption of certain problem means of all the variables held constant except, कौन सा है देखते हैं, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कस्टमर इनकम, प्राइस ऑफ गुड्स रिलेटेड, ओन प्राइस परचेज एंड क्वांटिटी डिमांड। तो इसमें क्या है जो वो वेरिएबल कांस्टेंट रहता है, वो है एक्सेप्ट इसके कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्या है वो चेंज होता रहता है, वो कभी कांस्टेंट रह सकता है, नहीं रह सकता। ठीक, तो इसका क्या आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An elasticity of coefficient of -1 that means, क्या है उसका, -1 का पूछा है, किसका, -1। ठीक, द डिमांड कर्व इज perfectly inelastic, option B the demand curve is perfectly elastic, option C the relation in changing price and quantity are equal, option D expenditure on goods would increase if the price would not decrease। इसका करेक्ट आंसर क्या है, -1 वाले के बारे में पूछा है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स विल बी इंक्रीज इफ द प्राइस वुड रिड्यूस। क्या, गुड्स का इंक्रीज हो जाएगा कब, जब प्राइस क्या हो जाएगा, रिड्यूस, वो क्या जाएगा, -1 इलास्टिसिटी का। ठीक, तब ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मार्केट रेफर्ड, आपको पता होगा मार्केट का मतलब ही क्या, ऐसी प्लेस जहाँ पे क्या हो सके, कोई भी इंसान बायर और सेलर्स आके कोई भी चीज को बेच सके या खरीद सके। ठीक, इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं या कोई भी चीज। ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास है, ट्रेडिंग अरेंजमेंट that have been approved by government, location where buyer and seller interact together, or option C any arrangement that enables buyer and seller to get information and trade with one another, और लास्ट अ फिजिकल प्लेस। तो फिजिकल प्लेस से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, इंटरेक्शन है बट पूरा ये इनकम्प्लीट नहीं है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी नहीं। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है, ऐसी अरेंजमेंट जहां पे बायर और सेलर क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं और एक दूसरे से ट्रेड भी कर सकते हैं अगर उनको करना हो तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए हैं। ठीक, स्टेटमेंट्स जो दिए हैं हम देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। ठीक, ऑप्शन है हमारे पास, डिमांड इन इलास्टिक इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट, डिमांड इन इलास्टिसिटी इफ इज इक्वल्स टू, यहाँ इन इलास्टिक में कहा था इक्वल्स टू 0 के बराबर, बिल्कुल नहीं होता है, और इलास्टिक में बोल रहा है
ग्रेटर देन 1, वो भी गलत है। और डिमांड हैज यूनिटी इज इक्वल्स टू 1। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ठीक, क्या है ऑप्शन सी, यानी कि इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 के बराबर। ठीक, आप लोग आंसर मैच करते चलिएगा और अपने मार्क्स भी नोट डाउन करते रहिएगा कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं इसमें, और पता भी चलेगा इससे आपको कि कितनी तैयारी आप लोगों की हो चुकी है अब तक और कितनी आपको करनी बाकी है। नेक्स्ट, अपवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज ड्यू टू, किसमें पूछ रहा है, अपवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व में किसकी वजह से होता है। ऑप्शन, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, नो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, और लास्ट ऑप्शन चेंज इन अदर फैक्टर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, अपलिफ्ट क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसके में, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में इंक्रीज होने के वजह से वो चेंज आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following refer to a situation in which change in demand is more than the proportionate change in price? ठीक, किसके केस में है ऐसा, ऐसा केस सिर्फ एक ही है जिसमें मोर देन वाला है, तो वो है ऑप्शन डी। देख लीजिए सीधा, मोर इलास्टिक डिमांड। क्या, मोर इलास्टिक डिमांड के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, percentage method of measuring price elasticity of demand was propounded by, ये मैस्लो ने दी थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव इन केस ऑफ, इनकम इफेक्ट किस केस में नेगेटिव है। ठीक, वो देखना है अब हमें। इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इंफीरियर गुड्स, ऑप्शन सी सब्सटेन गुड्स, ऑप्शन डी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक, वो होती है कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल के गुड्स में क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट, इट इज अ शॉर्ट रन लॉ विच स्टेट दैट as a rule of as the use of variable input increase with the other input fix, the resulting addition to output will eventually decrease। ठीक, ये कौन सा है उसमें पूछ रहा है। ठीक, तो ये जो है थ्योरी जो दी गई है ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट के केस में। किसके में, यहाँ आप देख रहे हैं वेरिएबल्स जो है इनपुट पे डाले गए हो, जब इंक्रीज हो रहा है और उसका पूछ रहा है फिक्स्ड के साथ, तो ये कौन सा वाला है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट का है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लॉ विच स्टेट that when all the factors are increasing in the same proportionate, then output will be increased, but the increase may be an increase rate or constant rate or decreasing rate। ठीक, तो ऐसा कौन सा है ये केस, ये है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। कौन सा है ये, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की केस में ऐसा होता है कि क्या, इसमें फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं सेम प्रोपोर्शनेट में और जो आउटपुट होता है वो भी इंक्रीज होता है, बट उसका जो इंक्रीज है वो मे भी इंक्रीजिंग रेट से भी हो सकता है, कांस्टेंट रेट से भी हो सकता है और डिक्रीजिंग रेट में। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक केस में, वो है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के केस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, the total quantity of goods and services produced by a firm with given input during a specific period is called। ठीक, एक स्पेसिफिक पीरियड में
जो दिया गया है क्या, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक, उसके बारे में पूछा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स है। ऑप्शन देखते हैं, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल, वेरिएबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, टोटल प्रोडक्ट। क्या है, टोटल प्रोडक्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन शॉर्ट रन फर्म्स कैन एडजस्ट प्रोडक्शन बाय चेंजिंग, क्या चेंज करके कर सकती हैं। ऑप्शन है वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर, बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो शॉर्ट रन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, जो है उनको फैक्टर को चेंज करके वो लोग काम एडजस्ट करवा सकते हैं, अपना प्रोडक्शन को बढ़ावा कम करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज, क्या है ये, ठीक, इसके बारे में पूछा है, देखते हैं। ऑप्शन ए टोटल प्रोडक्ट, ऑप्शन बी एवरेज, ऑप्शन सी मार्जिनल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी क्या है, एवरेज प्रोडक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मच आउटपुट ईच लेबर प्रोड्यूस ऑन एन एवरेज इज नोन एज, यहाँ ऊपर कर ले रही हूँ क्वेश्चन को, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है शायद, अगेन मैं वापस क्वेश्चन पढ़ दे। हाउ मच आउटपुट ईच लेबर प्रोड्यूस ऑन एन एवरेज इज नोन एज, ऑप्शन ए टोटल प्रोडक्ट, ऑप्शन बी एवरेज, और ऑप्शन सी अगेन मार्जिनल, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है एवरेज प्रोडक्ट, ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट, द शेप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व, किसका पूछा है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व का शेप किस तरीके का होता है, ठीक। पहला ऑप्शन है इनवर्स यू शेप, ऑप्शन बी यू शेप, डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोलर। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, यू शेप। किस तरीके का होता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व का, यू शेप होता है, कौन सा, यू शेप, ठीक। नेक्स्ट, द शेप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व का, ठीक, ऑप्शन ए इनवर्स यू, ऑप्शन बी इनवर्स एस, ऑप्शन सी एस शेप, ऑप्शन डी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जो इसका होता है वो किस तरीके का होता है, वो होता है ऑप्शन बी इनवर्स एस शेप। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि टोटल कॉस्ट का कर्व का एस होता है और मार्जिनल का जो होता है वो यू होता है, क्या होता है, यू होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, द शेप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज, ऑप्शन ए इनवर्स एस, ऑप्शन बी यू शेप, ऑप्शन सी एस शेप, ऑप्शन डी एल शेप, ठीक। तो वेरिएबल का भी जो होता है वो क्या होता है, इनवर्स एस, क्या होता है, इनवर्स एस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप क्योंकि ये कर्व के शेप जरूर पूछ सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है द शेप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज, अभी ये हमने पढ़ा था, सेम वही चीज है, इसको आगे बढ़ा लीजिए। Next, increase in output is less than the proportionate to increase in input is known as, option A हमारे पास है increase return to scale, option B decrease return to scale, option C constancy return to scale, option D none of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्या पूछा है, कब केस में, इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट में क्या है, इंक्रीज है, बट किसके कंपेयर में, जो इनपुट हमने लगाया था, तो क्या है ये, इंक्रीज इन सेल्स और रिटर्न टू स्केल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आउटपुट इंक्रीज प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन आउटपुट कॉल्ड, ठीक। ये देखते हैं ऑप्शंस हमारे पास क्या है। पहला है
इंक्रीज रिटर्न टू स्केल, ऑप्शन बी डिक्रीज रिटर्न टू स्केल, ऑप्शन सी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी डिक्रीज रिटर्न टू स्केल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, इनपुट यूज एंड आउटपुट के बीच में पूछा है क्या है। ठीक, ऑप्शन है हमारे पास कंजप्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट और लास्ट डिमांड फंक्शन। ठीक, किसके बीच में पूछा है, इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो ये कैसा प्रोसेस है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये किसका हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये प्रोडक्शन फंक्शन का होगा, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the third stage of operation of the law of variable proportionate, the marginal product become क्या, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या कांस्टेंट। ठीक, किस में, थर्ड स्टेज में पूछा है। जब थर्ड स्टेज में रहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट के, उसके थर्ड स्टेज में वो नेगेटिव होने लगता है। क्यों, क्योंकि वो नीचे की तरफ आने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसी के साथ आगे के जो क्वेश्चंस है वो पार्ट 2 में आएंगे, और आप जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करिए, और आप लोग के सपोर्ट की वजह से हम और नेक्स्ट वीडियोस जल्दी से जल्दी लाएंगे, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे।